महत्वपूर्ण प्रश्न आइए जानते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपने द्वारा, साथियों ये अपने आप में प्रश्न नहीं है, प्रॉपर विषय हैं, इशू हैं, इनके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नीडेड है। आरबीआई, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, जितने भी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर जरूर पढ़ना होता है और उस चैप्टर का नाम होता है बैंकिंग। और बैंकिंग जब पढ़ें और उसके अंदर आप मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया ना पढ़ें तो शायद बैंकिंग कंप्लीट ना हो। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को पढ़ते समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या सुझाव दिए उनकी, ये क्या होती है। असल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई का थिंक टैंक है, यानी कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार में कैबिनेट जो होता है वो निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, ऐसे ही आरबीआई के नाम पर निर्णय लेने के लिए एक संस्था है जिसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य बैठते हैं। वो 6 सदस्य मिलकर निर्धारित करते हैं कि भविष्य में रिजर्व बैंक के माध्यम से होने वाले कार्य कैसे कैसे चलेंगे। इन्हीं कार्यों में हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कुछ डेटा रिलीज किए गए हैं। आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, कुछ सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सीधा डेटा भी पूछा जा सकता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि आने वाले क्वार्टर तक जो रेपो रेट है वो 4% ही रहने वाली है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4% मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग रेपो रेट रहने वाला है। दूसरा, 3.35% तक रहने वाला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के बारे में कहा गया है कि वो 3.35% रहने वाला है। तीसरा, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, उसके बारे में जो साथियों रेट बताई गई है वो कहा गया है कि वो मात्र 4.25 यानी कि रेपो रेट से 0.25%। थोड़े कमेंट वगैरह देख लीजिए। हाँ जी, तो इसके साथ में 4.25% जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को रखने के बारे में बात की गई है। तो उम्मीद है आपको 3 रेट्स तो फिलहाल के लिए तथ्यात्मक रूप से पता चल गई हों। 4% तो क्या हो गया, रेपो रेट। 3.35% हो गया रिवर्स रेपो रेट, और इसके बाद में 4.25% जो है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। तो ये 3 रेट्स तो इन्होंने फिक्स कर दी। इसके अलावा जो तथ्यात्मक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं वो क्या है, इन्होंने महंगाई दर को 5.7% के स्थान पर 5.3% करना प्रस्तावित किया है। यानी कि भारत की बढ़ती हुई महंगाई दर मात्र 5.3% के हिसाब से बढ़ेगी, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी कहा है कि 2021 से 22 के बीच में जो भारत की ग्रोथ रेट है यह 9.5% रहने वाली है। यह कुछ मैंने आपको फैक्चुअल डेटा बातें बता दी। अब मैं आपको इस सवाल को विस्तार पूर्वक एनालाइज करवाता हूं, जरा ध्यान से विचार करिएगा। साथियों, हाल ही में आपको जब ये बातें सीखनी हो तो मैं आपको कुछ जरूरी बातें सिखाना चाहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स ऑलरेडी पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या पता होने चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, बेसिक्स आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में आपकी जेब में कितना पैसा रहे, इसका निर्णय 2 प्रकार से होता है। एकदम बेसिक से समझिए, तब जाकर के आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि जब जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, हर साल में 4 बार आती है और शायद 4 बार ही मैं आपको यह विषय पढ़ाता हूं। मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट विषय है इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला। तो मैं इसे हर साल में 4 बार आती है, 4 बार साल में यह सवाल जरूर आता है, मुझे यह पता है। लेकिन पढ़ने में आपको भी क्या जाता है, ध्यान से पढ़ते चलिए। तो एकदम बेसिक से समझिए, भारत में आपके पास आपकी जेब में कितना धन रहे, इसका निर्णय 2 चीजों से किया जाता है। 2 नीतियां हैं। देखिए, हम और आप हो सकता है कि बिना नीतियों के चलते हों। बिना नीतियों के चलने का मतलब है कि ठीक है, आज हम ये सोच रहे हैं, कल हम कुछ और सोच लेंगे। लेकिन आपके पैसे जेब में कितने रहे, इसको विचार करने के लिए 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। इनमें से एक नीति का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बोले सर, हमारे जेब में कितना पैसा है, इसका क्या मतलब निकला? मतलब यह है कि आपने 2 प्रकार से धन को संबंधित कर रखा है अपने आप से। कैसे? एक तो सरकार है जो आप तक धन पहुंचाती है। जैसे कैसे पहुंचाती है? जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें कटा दे, है ना, या हो सकता है आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दे, या हो सकता है आपको एलपीजी सब्सिडी दे दे। कुछ ऐसा करके सरकार आप तक सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाए, आपके सीधे अकाउंट में पैसे डलवा दे, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करवा दे। ये तो काम क्या हुआ,
ये कार्य हुआ आपके पास में सरकार से धन पहुंचने का। उल्टा क्या हुआ, सरकार आपकी जेब से धन निकालने के बारे में सोचे। कैसे सोच सकती है? पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ा दे, टैक्सेस बढ़ा दे, है ना, आपके टोल टैक्सेस बढ़ा दे, आपकी मतलब ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? फिस्कल पॉलिसी में आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी इज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट। अब दूसरी चीज आती है, भारत में आपके जेब में रखे हुए धन पर एक और संस्था की नजर है और उसका नाम है साथियों आरबीआई। यानी आप ये जानना चाहेंगे कि क्या सर वाकई में हमारे पास में दो संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं, गवर्नमेंट अलग से चलती है और आरबीआई अलग से? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप में से जिन लोगों को भी ये लगता हो कि आरबीआई सरकार के अंडर काम करती है, जी नहीं, पैसे के मामले में उसे यही ऑटोनॉमी दी गई है कि तुम इसी काम के लिए बनाए गए हो। जैसे आप में से किसी को यह लगता हो कि सरकार के अधीन निर्वाचन आयोग काम करता है, नहीं, वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ना। ऐसे ही साथियों मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के नेतृत्व में काम करती है। अब आप पूछेंगे इसके अंदर होता क्या है? मौद्रिक नीति कहते हैं आप इसे, है ना। मौद्रिक नीति के अंदर यह है कि बैंक के माध्यम से जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक के माध्यम से क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? बैंक में आप चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, आप दो ही काम के लिए जाते हैं, या तो बैंक में धन जमा कराने के लिए या बैंक से धन निकालने के लिए। इसके अलावा बता दीजिए आप बैंक से क्या करते हैं? आप पूछेंगे नहीं सर मैंने तो लोन ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात ना, आप धन निकालने गए। नहीं सर मैंने तो वहां पर बहुत सारी एफडी करा रखी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जमा कराने गए। सर मैंने तो वहां पे क्रेडिट कार्ड ले रखा है, इसका मतलब लोन लेने गए ना। सर मैंने तो अपना पैसा वहां पे उसके अकाउंट में जमा उसमें कर रखा है, तिजोरी में बंद कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा जमा कराने गए। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आप बैंक में दो काम के लिए जाते हैं, या तो पैसा निकालने या पैसा जमा कराने। होता अकाउंट के माध्यम से ये सारा काम, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होने वाला सारा कार्य किसके अधीन होता है? अकाउंट के माध्यम से होता है। कौन से दो काम? या तो पैसा जमा कराओगे या पैसा निकालोगे। ठीक बात है, पैसा जमा कराना और निकालना ये मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक अकाउंट में आपका पैसा आप जमा कराने के लिए उत्साहित हो और आप बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए उत्साहित हो, यह सारा निर्णय आरबीआई अकेले कर सकता है। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं कितना पैसा जमा कराऊं ये आरबीआई कैसे डिसाइड कर पाएगा? मैं तो नहीं करा रहा बैंक में पैसा जमा, देखते हैं कैसे आरबीआई डिसाइड कर पाएगा। आरबीआई बहुत अच्छे से कर सकता है। जरा विचार करो, आरबीआई बैंक से यह कह दे कि सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 10% का दे दो जमा कराने पर। जैसे ही आप सुनेंगे ना, आपके पास तो हो सकता है कि जेब में रोकड़ा ना हो, लेकिन आपके पिताजी, आपके बड़े भैया तुरंत भागे भागे जाएंगे कि इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। 10% का ब्याज, यानी 100 पर सीधा 10 रुपया सरकार दे रही है, चलो जमा करा देते हैं। यानी आपने अपने पास जमा धन को तुरंत सरकार को पहुंचा दिया, यानी कि बैंक को पहुंचा दिया। यह कार्य आरबीआई ने सोच कर किया। ऐसे ही आपको पैसा देना है, इसका उल्टा तरीका है। बोले सर जनता के पास कैसे पैसा पहुंचा देगी, अकाउंट से कैसे निकालने? मैं तो नहीं निकाल रहा। आपसे कहा गया आप सर एक काम करो, आप निकाल के दिखाओ अपने अकाउंट से पैसा। क्यों निकालोगे आप अकाउंट से पैसा? बढ़िया ही तो है, रखा रखा ब्याज मिल रहा है। बहुत सही सोच रहे हो, लेकिन जरा विचार करो, सरकार ये कह दे कि ब्याज मैं बहुत कम कर दिया हूं, यानी कि आरबीआई आपसे ये कह दे कि जो बैंक पर मिलने वाला ब्याज था वो अब आपको 2% ही मिलेगा, तो आप क्या करिएगा? आप उस पैसे को तुरंत निकाल लेंगे और उस पैसे को निकाल के मार्केट में कहीं ठीक ठाक जगह इन्वेस्ट कर देंगे। यार इस प्लॉट में ही डाल दो, इस प्लॉट का भाव बढ़ जाएगा इतना, तो ये सामान परचेज कर लो, इसका भाव बढ़ जाएगा इतना। आप बैंक में पैसा नहीं रखेंगे, यानी आप बैंक में कितना पैसा रखें या कितना निकालें, यह काम आरबीआई डिसाइड करती है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, आरबीआई की जो मुंबई में बनी हुई बिल्डिंग है वो डिसाइड करती है? बिल्डिंग डिसाइड करती है कि बिल्डिंग में बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं? मैंने कहा बिल्डिंग में बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं। सर हमने तो वो पूरा रटा हुआ है कि आरबीआई का निर्माण तब हुआ था, उसको इस तारीख के दिन इसको आरबीआई कहा गया, ये एक्ट था, इसको फिर भारत में इस कंपनी के नाम से जाना गया। मैंने कहा बेटा वो सब तुमने रट रखा है, वो तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो समझने की बात है वो समझिए। बोले क्या? बोले सर एक बात बताओ कि ये काम कौन सोचता है कि कितना % ब्याज दिया जाए या कितना % ब्याज लिया जाए? मैंने कहा बेटा ये काम सोचता है, आपके थॉट के अनुसार चलूं तो गवर्नर सोचता होगा, लेकिन क्या गवर्नर अकेला इस प्रकार की सोच रख सकता है कि पूरे देश में कितना धन लेना है, कितना धन देना है? इसलिए साथियों उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर एक कमेटी बनाई गई जो गवर्नर का मदद कर सकती थी। गवर्नर की मदद करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।
तो अब ये क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? असल में गवर्नर के साथ में 5 लोगों की एक संस्था है, गवर्नर प्लस 5, इसे आप कहते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यानी कि एक तो खुद हो गए गवर्नर साहब, और गवर्नर साहब के साथ में 5 अन्य लोग इस कमेटी में शामिल किए जाते हैं, जो क्या डिसाइड करते हैं कि कितना ब्याज दिया जाए या कितना ब्याज लिया जाए। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, पहले तो ये बताइए कि वो बाकी 5 कौन होते हैं? एक तो गवर्नर हो गया, इसके अलावा कौन होते हैं? तो देखिए बेटा, इनमें से 2 तो व्यक्ति, यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। 1 नंबर पर तो खुद गवर्नर हो गया, इसके बाद में साथियों दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पर कौन होता है? तो साथियों वो होता है आपका RBI के द्वारा ही अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति। सामान्यतया ये गवर्नर रैंक का या डेप्यूटी गवर्नर रैंक का व्यक्ति होता है। इसके बाद में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार खुद नियुक्त करती है, यानी कि कुल मिलाकर के जो 6 लोग हैं, 3 तो RBI के, 3 सरकार के होते हैं। वर्तमान में कौन कौन है तो यहां पर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वर्तमान में चेयरमैन तो शक्तिकांत दास हो ही गए, इनके अलावा RBI की तरफ से 2 लोग बिठाए रखे हैं, माइकल देबत्र पात्रा और MK सागर, ये तो हो गए RBI की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा, ये वो 3 लोग हैं जो यहां पर सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। इस पूरे कंटेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लास खत्म होने के बाद भी मेरे टेलीग्राम पर एज इट इज PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। फिर आप समझेंगे कि फिर एक बात बताइए सर, ये लोग मिलकर के इतनी शानदार शानदार चीजें डिसाइड करते हैं, हाँ आपने कहीं पर भी ये तो कहा नहीं कि ब्याज कितना % मिलेगा, ऐसी बात बताई हुई है। मैंने कहा बेटा कहा तो सही रेपो रेट। बोले ये क्या होती है रेपो रेट? मैंने कहा हाँ, 3 चीजें हैं जो आपको यहां पर आज सीख लेनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको कितना ब्याज मिलेगा यह निर्धारित किया जाता है। साथियों आपको 3 बातें सीखनी हैं, उनमें से कौन कौन सी बातें हैं? एक का नाम है साथियों रेपो रेट, एक का नाम है साथियों रिवर्स रेपो रेट, और तीसरी का नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तीसरी का नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि इन तीनों की रेट जैसे ही निर्धारित होती है आपको मिलने वाले ब्याज की रेट निर्धारित हो जाती है। अब आप पूछेंगे रेपो रेट क्या होती है? देखो बेटा, बैंक है ना, वो जितने % ब्याज पर किसी भी अपनी अधीनस्थ बैंक को पैसा देती है वो रेपो रेट कहलाती है। सरल रूप से इसे ऐसे समझिए, अगर एक बैंक है, मान लीजिए SBI है, इसे RBI से पैसे की जरूरत पड़ी तो ये जितना % ब्याज RBI को चुकाएगा वो ब्याज रेपो रेट कहलाता है। आई बात समझ में? दूसरी तरफ चलते हैं, अगर बैंक अपना पैसा RBI में जमा कराए, यानी SBI अपना धन RBI में जमा कराए, तो इसे जितना % ब्याज उस पर मिलेगा वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। ध्यान से सुनना, रेपो रेट के अंदर अभी इंटरेस्ट रेट रखी गई है 4% और रिवर्स रेपो रेट के अंदर इंटरेस्ट रेट रखी गई है 3.35%। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर बैंक को RBI में पैसा जमा कराना है तो 3.35% ब्याज लगेगा, और अगर खुद को लोन लेना है तो ज्यादा लगेगा। यानी कि एक प्रकार से यूं समझिए कि बैंक को पैसा जब लेना होगा तो ज्यादा ब्याज चुकाना होगा, ठीक है। अच्छा, हमेशा भारत में ऐसा होता है कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितनी बार रिकमेंडेशंस देती है? बेटा साल में 4 बार रिकमेंडेशंस देती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उनमें से आप लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक रिकमेंडेशन है जिसे आप पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। फिर एक सवाल बनता है, सर आपने एक टर्म और बोला था और वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सर ये क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि रेपो रेट का आधार तो आपने बता दिया कि ये भी पैसे लेने की कला है, ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये भी ब्याज पर लेने का कार्यक्रम है। बोले ये कितना % पर है? मैंने कहा ये है 4.25% पर। फिर आप पूछेंगे कि कोई भी बैंक रेपो रेट पर पैसे क्यों लेगी, वो MSF पर पैसे क्यों नहीं लेगी? यानी कि अगर इसको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर ज्यादा ब्याज क्यों देगी? वो तो रेपो रेट से पैसे ले लेगी 4% पर अगर जरूरत पड़ रही है, तो फिर ये रेट ज्यादा क्यों होती है? अब इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए साथियों। रेपो रेट पर ब्याज तभी मिलता है या रेपो रेट पर धन तभी मिलता है किसी बैंक को जब किसी बैंक ने अपने द्वारा अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा हो। दोबारा से सुन लीजिएगा,
यह तभी संभव होता है जब बैंक ने अपने को धन लेने के लिए गिरवी रखा हो कोई सामान। गिरवी रखा हो से मतलब यह हुआ कि इसने कहा हो कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या गोल्ड है या कुछ और चीज है, उसे आप गिरवी रख लो और पैसा दे दो, तब तो 4% पर। और अगर आपके पास में गिरवी देने के लिए कुछ भी नहीं है या फिर आपके पास खुद का SLR है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी जो बैंक को बैंक बने रखने के लिए अपने पास रखना जरूरी है, अगर उसमें से इसने किराए पर धन दे करके पैसा लिया, यानी कि गिरवी रख करके पैसा लिया, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाती है। साथियों, किसी भी बैंक की कुल NDTL का, यानी कि नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, दैट इज NDTL, उसका केवल 1% ही, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विशेष रूप से यूपीएससी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, इस पर प्रीलिम्स के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी है किसी बैंक की, जब उसके पास में गिरवी रखने के लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट्स नहीं है या सिक्योरिटी में रखने के लिए पेपर नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अपने पास में जो कुल लायबिलिटी है उसका 1% ही MSF पर ब्याज ले सकता है। MSF की सुविधा RBI के द्वारा 2011 के अंदर शुरू की गई थी, यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 चीजें समझ में आ गई। एक हो गया साथियों, एक हो गई 4% की बात, दूसरी हो गई 4.2% की बात, और तीसरी हो गई 3.35% की बात। सबसे ज्यादा ये क्यों है? क्योंकि गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कम क्यों है? क्योंकि गिरवी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है। अब आप पूछेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रकार से वो साधन है जिसके माध्यम से सरकार बैंक से पैसा उधार लेती है वादा करके कि मैं लौटा दूंगी। तो एक प्रकार का सरकारी शपथ पत्र है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है। अच्छा, तो अब आपको यहां तक बातें समझ में आ गई। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि बैंक ने ये सारे काम तो कर लिए, ये तो इसके अपने टूल्स हो गए, सर और क्या करती है ये काम? मॉनेटरी पॉलिसी क्या काम करती है, यानी कि RBI और क्या काम करती है? देखिए, RBI के द्वारा जो सबसे प्रमुख कार्य है उसमें से पहला कार्य तो यही लिखा जाता है कि ये धन का वितरण सुनिश्चित करती है, फ्लो ऑफ मनी डिस्कस करती है। भाई ये लिख लीजिएगा, RBI के प्रमुख कामों में सबसे ऊपर लिखा जाने वाला काम है कि धन का संचालन सुविधापूर्ण तरीके से बना रहे, आप तक पैसे पहुंचते रहे। जब नोटबंदी हुई थी तो RBI के ही स्टेटमेंट आया करते थे कि आज इतनी जगह ही धन मिलेगा, इतना जगह ही नोट चेंज हो पाएगा, इन जगह पर नोट चेंज हो पाएगा। दैट वाज द ड्यू जॉब ऑफ RBI। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अवश्य याद रखनी चाहिए, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही की जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो काम किया जाता है इसके द्वारा वो क्या है? वो है साथियों महंगाई को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। यानी कि महंगाई को नियंत्रित रखने का जो काम है वो भी RBI के पास ही होता है। मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के आधार पर ही, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आधार पर दिए गए रिकमेंडेशन के आधार पर ही यह निर्धारित किया गया था कि भारत की महंगाई दर 4% के साथ ±2% रहेगी, अर्थात या तो 2% रहेगी या अधिकतम अगर देखा जाए तो वो 6% तक भारत की महंगाई दर रह सकती है। यानी कि भारत में वस्तुओं की मूल्य यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना बढ़े, तो उसके लिए रेंज है 2% से 6%। ये कौन निर्धारित करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निर्धारित करती है। साथियों, अभी वर्तमान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने प्रस्तावित किया है कि भारत की महंगाई इस फाइनेंशियल ईयर में जो समय चल रहा है इसमें 5.7% से घटा करके 5.3% तक लाना है। उम्मीद है अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आज के इस पूरे की पूरे सवाल का मेजर टेक अवे क्या है। आपको RBI के काम पता चल गए, RBI कार्य कैसे करता है ये पता चल गया, 5.3% का योगदान क्या है, यानी महंगाई के अंदर 5.3% क्या है ये समझ में आ गया। इसके साथ साथ आपको ये समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है। उम्मीद है सभी साथीगण इस बात को समझ गए होंगे। अगर ये बात थोड़ी भी समझ में आई हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, अपने सभी साथियों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहता है
हाँ, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई सा भी हो। और यदि डिफेंस के अंदर आप लोग सब्सक्रिप्शन से लेना चाहते हैं तो डिफेंस में वर्तमान में ऑफर चल रहा है एनडीए एंड सीडीएस के अंदर, और एनडीए एंड सीडीएस के अंदर 6 महीने के कोर्स के साथ में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जा रहा है एनडीए के अंदर। इसी प्रकार से 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। वहीं 12 महीने का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके साथ 12 महीने का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। ऐसे ही सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ के अंदर 6 महीने के साथ 1 महीना, 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड ऑफर 14 अक्टूबर तक दिया जा रहा है। एसएसबी के अंदर यदि मैंने ये आपको सारी बात बताई दी, उम्मीद है आप सभी साथी इस बात से जानकार होंगे। यदि आप में से किसी भी प्रकार की किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, गोल सेलेक्ट करना है। जिस भी गोल में आप जाना चाहें, यूपीएससी, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, जहां भी आप जाएं वहां पर रेफरल कोड अंकित10 यूज करने से आपको उस कोर्स के अंदर 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।